नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे पर आए दिन जमीन हड़पने, कब्जा करने के संगीन आरोप लग रहे हैं। प्रशासन की ओर से विधायक को नोटिस भी दिया जा रहा है। इसी बहाने अब उत्तराखंड बीजेपी के भीतर सियासी टकराव की नई कहानी शुरू हो गई है। इस बीच उत्तराखंड के 4 बीजेपी नेताओं ने अरविंद पांडे से मिलने का समय तय किया था, लेकिन हाईकमान की फटकार के बाद सभी नेताओं के दौरे रद्द हो गए, जिससे अब एक बार फिर अरविंद पार्टी में अकेले पड़ चुके हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के बीच बीजेपी के 4 बड़े नेताओं की सरकार से नाराजगी चल रही है, जिसमें कई बड़े नेताओं की विधायक अरविंद पांडे से मुलाकात की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अमित शाह के हरिद्वार दौरे से लौटते ही गढ़वाल लोकसभा सीट के सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल के साथ अरविंद पांडे से मिलने जाने का कार्यक्रम बना चुके थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते इस मुलाकात को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद अरविंद पांडे अकेले पड़ गए हैं। और वहीं बीजेपी के नेता इस मुलाकात को आम बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसको पार्टी के भीतर गुटबाजी बता रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक बार वो आपको सुना देते हैं। सामान्य रूप से अब एक दूसरे के घर जाना एक नॉर्मल बात है। अब बीजेपी के ही नेता के यहाँ बीजेपी के ही लोग जा रहे हैं तो कोई बहुत ये कोई ऐसी आश्चर्यजनक बात नहीं है, सामान्य बात है। बीजेपी के नेता अगर किसी कांग्रेस के वाले के यहाँ जा रहे हैं तो मुझे लगता है हो सकता है ये एक खबर होती। तो अपने ही व्यक्ति के यहाँ जाना, चाय पीने जाना, चाहे उससे चर्चा करने जाना एक सामान्य बात थी। और वो क्यों एक डिले हुआ होगा वो भी ये जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि कोई इस तरीके के कॉकस या इस तरह की कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब जो निर्णय हो जाता है, जब वो निर्णय होता है तो हर व्यक्ति उसमें साथ में होता है। जब हमारा हाईकमान से हम कहें कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी जो पूरी कमेटी हर चीज़ में जो भी बनती हैं, वो जो भी निर्णय लेती हैं, जो निर्णय आता है उसको सबके लिए सर्वमान्य होता है, उसके बाद कोई चर्चा नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि हमारा कार्यकर्ता व्यक्ति विशेष नहीं, वो संगठन के प्रति अपनी एक उत्तरदायित्व उसका रहता है और उस संगठन के लिए काम करता है। लेकिन नहीं, सब ठीक है और ये तो अच्छी बात है, उनसे बात नहीं करनी पड़ रही है। और अरविंद पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुत वरिष्ठ विधायक मंत्री रहे हैं, तो मैं समझता हूँ चीज़ें ठीक दिशा में जा रही हैं। देखिए, उत्तराखंड में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार हर मोर्चे पर संघर्ष करती नजर आ रही है। राज्य में हर मोर्चे पर फेलियर इस सरकार का साफ दिखाई पड़ रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर हैं और उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और सक्रिय लोग, दायित्वधारी, वो महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल हैं। पूरे प्रदेश के अंदर नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। पूरे प्रदेश के अंदर 4 महीने पहले जो आपदा आई थी, उन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्टिंग हो रही है, अखबारों में रिपोर्टिंग हो रही है, न्यूज चैनल्स में रिपोर्टिंग हो रही है। धराली हो, थराली हो, देवाल हो, धारचूला हो, देहरादून हो, जहां जहां आपदाएं आई थी वहां पर आपदा राहत का कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, उन हालातों में तुर्रा ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है और हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक विधायक जिनके खिलाफ सरकार प्रशासन मुकदमे कर रहा है क्योंकि उनके खिलाफ जमीनें हड़पने का आरोप किसान लगा रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, और उनके खिलाफ जब नोटिस जारी हो रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हुए और उनका समर्थन करने। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस से आशीष नोटियाल जी और वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गजेंद्र जी, आपसे ही मैं इस पूरे मुद्दे को समझना चाहूँगा कि आखिर उत्तराखंड के अंदर फिलहाल चल क्या रहा है, जिस तरीके से विधायक अरविंद पांडे को तहसील प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि 15 दिन के अंदर कार्यालय खाली कीजिए। क्या ये एक तरह से जिस तरीके से चर्चाएं चल रहे हैं कि सरकार की तरफ से घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है अरविंद पांडे की?
दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो सत्ता संघर्ष है, जो मुख्यमंत्री हटाने और नए मुख्यमंत्री बनाने की इस प्रदेश में वर्षों से कोशिश चलती है और बार बार हुई और सफल हुई है उसमें, ये उसका एक बहुत छोटा रूप है। और जो अरविंद पांडे को बता रहे कि जमीन पे कब्जा करा हुआ है, इस प्रदेश में 20 लाख लोग इसी प्रकार से रिस्पना से लेके बिंदाल नदी पर हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पूरे प्रदेशों में कब्जा करके बैठे हुए हैं। उनके पास कोई जमीन का कागज नहीं है, सरकारी जमीन पर बैठे हैं। और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था इन सबको हटाओ, खाली कराओ। तो ये जो प्रचंड बहुमत की डबल इंजन सरकार है, एक अध्यादेश लेकर आई और इसने कहा कि इनको 3 साल तक नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद से पुष्कर सिंह धामी 3 बार उस अध्यादेश को बढ़ा चुके हैं। यानी कि जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको बचाया जा रहा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, इसके लिए बाकायदा अध्यादेश लाया गया। तो फिर उन लोगों में, अरविंद पांडे में, बापू ग्राम वालों में, और जो उधर हल्द्वानी वाला था वनभूलपुरा, वहां जहां आप कह रहे थे कि ये दूसरे धर्म के लोग हैं, कब्जा कर रहे हैं, मजारे बना दी, और आप कह रहे हैं कि सारे 12,000 एकड़ जमीन हमने खाली करवा दी। तो फिर क्या इस प्रदेश में 2 प्रकार के कानून है? एक कानून में आप कहते हैं कि जिन लोगों ने नदी, नाले, खाले सब कब्जा दिए, लाखों लोग वहां बैठे हैं, उनको बचाने के लिए आप अध्यादेश लाएंगे। और आपको जब अपना जो सत्ता संघर्ष है, और ये सत्ता संघर्ष आपको बार बार तब दिखाई दिया जब आज जिस प्रकार का वातावरण है, हमने इस प्रदेश में नित्यानंद स्वामी को हटाते हुए देखा। इसी प्रकार से विधायक जाते थे दिल्ली, नित्यानंद स्वामी हटाए तो भगत सिंह कोश्यारी लाए गए, उसके बाद खंडूरी हटाए तो निशंक लाए गए, फिर निशंक हटाए गए तो उसके बाद जो है फिर खंडूरी लाए गए, विजय बहुगुणा की छुट्टी हुई, हरीश रावत लाए गए, त्रिवेंद्र रावत हटाए, तीरथ सिंह हटाए, और तब जाके तो धामी जी मुख्यमंत्री बने। यहाँ मुख्यमंत्री बनने का जो फॉर्मेट है, जो अभी इनकी प्रवक्ता कह रही थी कि निर्णय हो जाता है, बदला नहीं जाता है, तो वो जो दीप्ति रावत कह रही थी इस हाईकमान का निर्णय है, तो हाईकमान ने तो उस दिन भी निर्णय लिया था जब तीरथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था, क्यों हटाया? त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था, क्यों हटाया? और इस प्रदेश में चूंकि ये मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री बन गया ये प्रदेश, इनके जितने भी नेता हैं, हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है और बार बार बनना चाहता है। नहीं, ये उसी सत्ता बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन जिस तरीके से अब चर्चाएं चल रही हैं, कई नेता अरविंद पांडे से मिलने की प्लानिंग भी कर चुके थे और अचानक से उनका जो मुलाकात करने का समय था, जो भी प्लानिंग थी, वो रद्द हो गई। तो ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगर ये सब नहीं चल रहा होता तो अरविंद पांडे सुबह शाम तक कैसे बैटिंग कर रहे थे? बिशन सिंह चौहान सरकार के ऊपर कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मुन्ना सिंह चौहान कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बंशीधर भगत ने क्या कहा है सरकार के बारे में। ऐसे तमाम लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि सरकार पटरी पे नहीं है, पूरी व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। और इसीलिए आप देखें ना, आज इन्होंने एक नई खबर चलवाई कि दायित्वधारी बनाए जा रहे हैं। जिस प्रदेश में मंत्रिमंडल की 5 सीटें खाली है, जो वो मंत्री कुछ वो पद खाली है, जहां बजट जारी होना है, जहां आपने काम करना है, जहां से आउटकम आना है, जहां आउटपुट आना है, जहां रिजल्ट आना है, जहां सड़क पर काम होने हैं, जब वो मंत्रिमंडल के पद नहीं भरे जा रहे हैं तो दायित्वधारी बनाकर आप क्या कर लेंगे? बिल्कुल। और जो दायित्वधारी आपने बनाए हैं वो देहरादून में गाने बजा रहे हैं। ठीक है सर, कोई नाच रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो मैं आऊंगा आपके पास वापस। मथुरा दत्त जोशी जी, अभी गजेंद्र जी कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि सरकार बेपटरी चल रही है, और ऐसे कुछ आरोप वो भी लगा रहे हैं जो आपके खुद के नेता हैं। मुन्ना सिंह चौहान का भी उदाहरण दिया, और जिस तरीके से किसान की आत्महत्या के मामले में जो आपके विधायक अरविंद पांडे, उन्होंने सीबीआई की मांग की, अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में भी की। अब ये जो तहसील प्रशासन की कार्रवाई हुई है, लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल अरविंद पांडे की घेराबंदी की जा रही है। देखिए, कोई किसी की कहीं कोई घेराबंदी नहीं की जा रही है, ना किसी को कोई परेशान किया जा रहा है। अतिक्रमण के मारे में जो भी माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं, उसी के अनुसार कार्रवाई हो रही है। जहाँ जहाँ भी कार्रवाई हो रही है वो केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश है, उसी के अनुसार जहाँ जहाँ का अतिक्रमण हटाना है वो हटाया जा रहा है। अरविंद पांडे जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, व्यक्तिगत रूप से उनको कहीं कोई नोटिस देने की बात नहीं है, ना उनको कहीं से बेदखल करने की बात है या हटाने की बात है। जो भी अतिक्रमण होगा उसमें प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा और उसी के अनुसार निर्णय भी होगा जिस जहाँ भी अतिक्रमण होगा। बाकी जो बात आप कह रहे हैं नेताओं के मिलने की, स्वाभाविक प्रक्रिया है,
एक दूसरे से नेता नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? और हमेशा मिलते रहते हैं, किसी कांग्रेस के नेता के घर तो जा नहीं रहे, भाजपा के नेता के घर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर तो तब होती कि कहीं बीजेपी के यहाँ जाते तब होती है। हमारे पार्टी के वरिष्ठतम विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, उनका अपना मान सम्मान है। उनके मान सम्मान में कोई चोट करने की या उनको कहीं परेशान करने की कोई न नीयत सरकार की है, न सरकार की नीति है। सरकार के लिए सब बराबर हैं। अगर कहीं पर कोई अतिक्रमण की बात होगी तो निश्चित रूप से जो नियम कायदे कानून होंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। व्यक्तिगत भावनाओं से या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की कोई कार्रवाई सरकार ने की है, सरकार करती है। ठीक है। आशीष जी, क्योंकि अब साफ तौर पर मथुरा दत्त जोशी भी कह चुके हैं और दीप्ति रावत ने भी कह दिया कि एक तरह से आम मुलाकात होनी थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, आम मुलाकात तो नहीं है, गुटबाजी तो चल रही है। देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ, जोशी जी ने वही कहा जो उनको कहना चाहिए था। हाँ, जोशी जी को भाजपा का पक्ष रखना है और हम लोग एक आम व्यक्ति की तरह या एक राजनीतिक की तरह जैसे भी मतलब आप समझ सकते हैं, हम लोग तो पक्ष उस प्रकार का रखेंगे जिस प्रकार से हमारे गजेंद्र रावत जी ने रखा, कि हम निष्पक्ष बोलेंगे। जब किसी पार्टी के ऊपर कोई आरोप होता है तो वो जाके ये नहीं बोलता हाँ मैं आरोपी हूँ, ठीक है कोई आरोप नहीं है। लेकिन देखिए आज की डेट पे जो स्थिति है वो ये है कि अरविंद पांडे निश्चित जो है अपना मुंह खोल सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं जब बोलने पे आऊंगा तो बहुत कुछ बोल दूंगा, उन्होंने बोल दिया। और भाजपा बहुत बुरी तरह डरी हुई है। भाजपा के ऊपर जैसे सर मुड़ाते ओले पड़ जाते हैं ना, तो ऐसे आजकल ओले पड़े हुए हैं। और ये जो है इतने परेशान है, कभी अंकिता हत्याकांड में उर्मिला सावरकर बीच में आ जाती है, उसके बाद जो है अभी सुखविंदर ने जो आत्महत्या कर दी, अभी शंकराचार्य को जो इन्होंने पीट दिया, अभी इन्होंने जो अभी अरविंद पांडे वाला केस आ गया, तो इनको तो पूरा बर्बाद है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द होने वाली है और यही डर के कारण कि ये ज्यादा मुंह ना खोले तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वगैरह उनको मैनेज करने समझाने और किस पर्पज से जा रहे थे, लेकिन जा तो रहे थे। कल को तो बात हुई थी कि वो फ्लाइट से जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे, इतने बजे जाएंगे, पूरा टाइमिंग टाइम टेबल भी आ गया था। लेकिन जब विपक्ष ने बात को उठाया, विपक्ष ने बोला और पब्लिक ने कुछ आशंकाएं लगाई, तो इन्हें लगा कि भैया ऐसा है कि पब्लिक का मैसेज गल जा रहा है तो इसको कैंसिल करो, दूसरे तरीके से बात को निपटा लेंगे। तो अब उसका दूसरे तरीके से चुपके से चले जाएंगे, जाने के लिए कोई मनाही तो है नहीं। तो जब कार्यक्रम त्रिवेंद्र जी का आ गया था तो लोगों ने पढ़ लिया, अब बिना कार्यक्रम के भी जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी स्थिति समय अच्छी नहीं है और ना अच्छी होनी भी नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं क्योंकि जितने इनकी स्थिति मजबूत होगी, हाँ, वो उतने मंदिर तोड़ेंगे, वो शंकराचार्य पर हमला करेंगे, वो देश के लिए ठीक आशीष जी, ठीक है। गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, मतलब कुछ दिनों से बीजेपी के ही नेता कुछ ऐसी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे लगता है कि शायद बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। आपने कर्नल कोठियाल साहब का भी बयान सुना होगा जो उन्होंने आपदा को लेकर बोला था कि और भी सब दबे हो सकते हैं इसमें। दूसरा, अनिल बलूनी जी पासपोर्ट कार्यालय को लेकर, अरविंद पांडे भी लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर मुन्ना सिंह चौहान का आपने उदाहरण दे दिया। क्या कुछ लग रहा है, क्या सच में बीजेपी के अंदर उथल पुथल मची हुई है और 2027 में इन सभी बातों का प्रभाव भी पड़ेगा? उसके पीछे एक और कारण बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि समय समय पर सर्वे भी करती है और अब इनको इलेक्शन में जाना है, तो ये बताया जा रहा है कि जो इनके सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं उसमें भारी संख्या में इनको ये नजर आया है कि जो विधायक है उनको लेकर क्षेत्र में आक्रोश है। और वो आक्रोश इसलिए है कि वो विधायक क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। काम न कर पाने के कारण आपको मालूम है कि जब मंत्रिमंडली खाली पड़े हुए सीटें तो वो अपनी फाइल लेके कहाँ जाए। वो विधानसभा में जाते हैं तो आधे ऑफिस बंद पड़े हुए हैं। एक टाइम पे जनता दरबार लगता था भाजपा दफ्तर में, वो बहुत पहले बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के पास 36 विभाग हैं, सारे विधायक वहां नहीं जा पा रहे हैं, काम हो नहीं रहे हैं। इसलिए वो जो सर्वे रिपोर्ट्स में अब ये निकल कर आ रहा है कि इनके पास ये विकल्प बचता है कि जो 47 विधायक चुनकर आए हैं इनको आधे लोगों के टिकट काटने पड़ेंगे। तो वो आधे लोगों के टिकट कटने का जो डर उनके मन में आ गया है, इनको लगता है कि जब काम ही नहीं हो रहा है तो इतना प्रचंड बहुमत भी मिल गया, 2-2, 3-3 बार भी लोग चुनकर आ गए हैं और काम नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए शायद वो मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता की बात रख रहे हैं।
और निश्चित रूप से कोई भी आदमी जब पॉलिटिकल सिस्टम में होता है तो वो चूंकि अपनी जनता के प्रति जवाबदेह है। अब विधायक आज सचिव के चक्कर काट रहा है, कल जो है दूसरे के काट रहा, परसों तीसरे के काट रहा, चौथे के काट रहा, और फाइलों की जलेबी बन रही है। अभी इनके विधायक हम बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे भरत सिंह चौधरी की जो अधिकारी मेरी बात नहीं सुनेगा उसको मेरे जूते की बात सुननी पड़ेगी। हाँ। वो बता रहे हैं इसका मतलब जो नौकरशाही है वो बेलगाम हो गई है, यही तो कारण है। और अगर जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार का विधायक इस बातों को कह रहा हो कि जो अधिकारी मेरी बात नहीं सुनेगा मेरे जूते की बात सुनेगा, निश्चित रूप से इसका मतलब जो अधिकारी है उसने ये मान लिया कि अब ये कुछ चल नहीं रहा है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अगर एक विधायक को ये सब बातें बोलनी पड़ रही हैं तो आखिरकार ये सब विधायक जो है जिस प्रकार से एक के बाद एक जो है सामने आ रही बातें तो आएंगी ना। तो इसीलिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वो इसीलिए कि भाई आप उस क्षेत्र से चुने गए, वो क्षेत्र के लिए काम कीजिए। और वहां के विधायक के अगर काम अनुरूप काम नहीं होगा इसके क्षेत्र के तो निश्चित रूप से बात इसी चौराहे पर आएंगी। और चौराहे पर जिस प्रकार से आज भाजपा का जो है रायता फैला हुआ है, निश्चित रूप से बड़ा इनके लिए जो है मतलब बहुत पैनिक स्थिति भाजपा में हो रखी है। ठीक है सर। जोशी जी, रायता फैला हुआ बीजेपी में, अभी 4-5 नाम मैंने गिनवाए थे, एक नाम भरत चौधरी का गजेंद्र जी ने भी बता दिया कि अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो जूते की सुननी पड़ेगी। इन सभी बयानबाजी से संकट में आ सकती है 2027 में बीजेपी। देखिए, न कहीं कोई रायता फैला है, न कोई रायते को समेटने की बात है। ये रावत जी की अपनी कल्पना हो सकती है, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, और न पार्टी में कोई अंतर्द्वंद है। पार्टी में कहीं कोई अंतर्द्वंद है, न पार्टी में कोई ग्रुप है। पार्टी में केवल एक ही ग्रुप है, वो है कम्युनिस्ट सेल। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में जो विकास हो रहा है उसके बलबूते पर हम चुनाव में जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। और निश्चित रूप से आप देखेंगे 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए किसने क्या कहा, यहाँ पर क्या कहा, वो जनप्रतिनिधि हैं। अगर कहा होगा तो उसको भी संज्ञान लिया जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, में टिकट काटने की जो बात कही है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये खास कोई नई बात नहीं है। ये आप पहला अगर रिकॉर्ड भी देखते हैं भाजपा का तो आप पुराना रिकॉर्ड भी देख लें, आगे भी देख लें, वो अलग बात है। और अभी किसी के टिकट न कटने की संभावना है, न किसी के टिकट काटे जा रहे हैं, न किसी को कहा जा रहा है। अभी तो सब एक साल पूरे चुनाव का है। नहीं बिल्कुल जोशी जी, ये बात तो ठीक है, ये बात तो आपकी चलो मान लेते हैं कि किसी के टिकट नहीं काटे जा रहे हैं, क्योंकि कल भी एक मुद्दा सामने आया था। 3 बार की सांसद हैं विजय लक्ष्मी साहे जी, और सांसद निधि का जो उनका खर्च था वो उन्होंने आगरा में खर्च कर दिया। ठीक है, फिर भी लगातार 3 बार से वो जीतती आ रही हैं और चर्चा यही चलती है कि वो कभी भी जनता के बीच में नहीं रहती। खैर वो अलग बात है, वो सांसद है, लेकिन टिकट उन लोगों का तो कटना ही चाहिए जो जनता के बीच में नहीं पहुंचते। नहीं देखिए, यहाँ पर मैं एक बात आपको बिल्कुल सांसद नीति के बारे में स्पष्ट कर दूं। सांसद नीति में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, मेरे से विद्वान है राउत जी, ये ज्यादा जानते होंगे। सांसद पूरे देश का सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा 10% की धनराशि कहीं भी देश के किसी कोने पर भी निर्माण कार्य के लिए दे सकता है। ये उनकी जो सांसद निधि है उसमें। चलिए ठीक है, ठीक है, ये वैसे मुद्दा अलग हो जाएगा जोशी, मैं तो वैसे आपको याद दिला दिया था। आपने सवाल करा कि मुझे उसमें समझते हैं, तो मेरी बात तो आने दीजिए। दूसरी बात ये है कि इस मामले में कांग्रेस न बोले तो अच्छी बात है, कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं बोलने का। उन्हें तो एमपी भी बाहर से खरीद के लाए थे, बाहर से इम्पोर्ट कर दिए थे, कहीं मध्य प्रदेश से बनाए थे, कोई यूपी से बनाए थे, कोई गुजरात से बना, एमपी कौन से उत्तराखंड से बना दिए थे। एक एमपी के चक्कर में तो भगवान जी के राज्यसभा न भेजने के चक्कर में तो कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवा दी थी, हरीश रावत जी ने अपनी हठधर्मिता की वजह से। तो ये कांग्रेस को नैतिक अधिकार इसमें बोलने का नहीं है। ठीक है आशीष नोटेल जी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर बयानबाजी चल रही है और सब कुछ देखने को मिल रहा है, इस चीज का फायदा आप उठा पाएंगे 2027 में या नहीं? क्योंकि फायदे उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी हमारे गुरुजी बोले थे कि हमें नैतिक अधिकार नहीं है, पर विपक्ष में हम है तो बोलेंगे भी हम ही, और कौन बोलेगा? अगर कांग्रेस नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? 20 विधायक वाले नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन इनको?
इनका विधायक इनको नहीं बोल पा रहा है। देखिए, इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। अरे ऐसा आपने करा क्या कि आप जीत रहे हैं? जनता आपको बजा रही है। जब इनके विधायक चित्र में जा रहे हैं तो जनता इनको पकड़ रही है, इनके एक एक आदमी ढूंढे जा रहे हैं। महिलाओं के साथ आप उत्पीड़न कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, बिजली का बिल देखो कितने महंगे, बिजली पानी सब महंगा हो गया, कुछ नहीं सही कंट्रोल में है। देश असुरक्षित हाथ में है आपकी, बहुत आसानी से भेज सकते हैं। ट्रम्प किस प्रकार से इनको लताड़ रहा है, आप बताएं। रूस से माल मत खरीदो, ये तो वो बताएगा क्या करना है हमें। आपने राज्य से लेकर देश तक की हालत खराब कर दी है, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं जीत रहे। अरे चोरी चिकारी करके कब तक जीतोगे? क्या आपको ठीक है, लगता ठीक कि है, आपकी ठीक है, चोरी रोक समय भी सकेगी? कम है, समय भी कम है। जोशी जी जवाब दे दीजिए तुरंत। तो केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा न किसी घमंड में है न किसी अहंकार में है। कांग्रेस पहले ये बता दे कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। हम तो जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में जाते हैं। जनता ने आशीर्वाद दिया है 2017 से लगातार, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो। चलिए ठीक है, ठीक है, समय की भी कमी है। आशीष नौटियाल जी आपका भी, गजेंद्र जी आपका भी, और जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अरविंद पांडे पर जिस तरीके से तहसील प्रशासन की कार्रवाई जारी है और नोटिस जो दिया गया है 15 दिन के अंदर कार्यालय खाली करने के लिए, अब इसमें क्या कुछ साजिश है या फिर जो गुटबाजी की खबरें चल रही हैं वाकई वो सच है? क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।